Hi everyone. So in this video we are starting a new chapter, chapter number 6, pressure, winds, storms and cyclones. तो ये चैप्टर हम देखेंगे. जो बाकी के चैप्टर्स के लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक वो वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, तो वहां पर जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर्स की. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग एंड पोंडर के साथ. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. आपको समझ में आने वाली है कॉन्सेप्ट्स. व्हाई आर विंड स्ट्रॉन्गर ऑन सम डेज देन अदर. कभी कभी ऐसा होता है हवा बहुत तेज चलती है और कभी कभी ऐसा होता है कि हवा बहुत कम चलती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रेशर डिफरेंस होता है. क्या होता है एयर प्रेशर, वही हम जानने वाले हैं. देन व्हाई आर वाटर टैंक्स यूजुअली प्लेस्ड एट हायर हाइट. तो छत पे देखोगे आप, पानी की टंकी हमेशा ऊपर रखी जाती है, छतों पे रखी जाती है, नीचे क्यों नहीं रखते हम? कैन एयर प्रेशर रियली क्रश अस. क्या एयर प्रेशर जो है वो हमें दबा सकता है? क्या हम उसके वेट से दब सकते हैं? व्हाट कॉजेज स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. जो आंधी तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, समुद्र में जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं वो क्यों आते हैं? इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग वुड साइक्लोन स्टिल फॉर्म. क्या अर्थ, अगर हम कहते हैं कि अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, है ना, तो अगर वो घूमना बंद कर दे तो क्या साइक्लोन्स फिर भी होंगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आने चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके भी मन में आने चाहिए. जैसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू साइक्लोन्स मोस्टली फॉर्म ओवर ओशन. समुद्र के ऊपर ही साइक्लोन्स क्यों ज्यादातर बनते हैं? देन व्हाई इज विंड स्पीड हायर ड्यूरिंग स्टॉर्म. हवा जो चलती है, विंड जो है वो तेज क्यों चलती है जब साइक्लोन्स वगैरह होते हैं तो, या आंधी आती है तो? हाउ डू वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट साइक्लोन. जो हम मौसम का अनुमान लगाते हैं न्यूज चैनल वाले, हमें बताते हैं वेदर फोरकास्टिंग का जो रिपोर्ट होता है, तो पहले ही कैसे पता कर लेते कि साइक्लोन्स कहाँ आने वाला है, कहाँ आंधी तूफान आने वाला है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए. तो ये सारे एयर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके. प्रेशर क्या होता है, ये सब चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सो you must have observed fallen leaves on the ground swirling in the air or being swept away and free swaying or even bending when a strong wind blows. आप देखते होंगे कि जब हवा चलती है तो पेड़ के जो पत्ते हैं जो गिरे होते हैं वो हवा में इस तरीके से उड़ते हैं, है ना, उड़ते हुए आपको दिखेंगे जब तेज हवा चलती है. तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई फॉलन लीव्स राइज इन एयर और ट्रीज स्वेज और बेंड. आपने कभी सोचा है कि ये जो हवा चलती है ये कैसे, ये जो पेड़ है, ये पत्ते हैं, उड़ रहे हैं. पेड़ आप देखोगे एक तरफ को झुकने लगते हैं हवा चलने पर. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों, कभी आपने सोचा है? डज द विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन फॉलन लीव्स टू मेक देम राइज और ऑन ट्री टू बेंड. क्या ये जो विंड है, हवा है, ये क्या फोर्स लगा रही है पेड़ों के ऊपर कि ये एक तरफ झुके जा रहे हैं, या पत्तों के ऊपर कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं? क्या हवा जो है वो कोई फोर्स लगा रही है? जब तक हम किसी चीज को फोर्स नहीं देते हैं तो कैसे हिलेगी? मान लो एक टेबल को आपको एक जगह से दूसरी जगह घिसकाना है तो आप उसको धक्का दोगे, फोर्स दोगे, राइट? सो वैसे क्या हवा इन पेड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर फोर्स लगाती है क्या? रिकॉल अदर सिमिलर effects of the force exerted by winds like slamming of doors or rattling of windows or fluttering of cloths. देखो हवा के हम बहुत सारे, जैसे पेड़ और पत्ते का तो हमने एग्जांपल देखा ही, आप और भी चीजें देखते होंगे. जैसे गेट अगर खुला रह जाए और हवा तेज चलती तो गेट खट खट बार बार बजता है ना, और उसके बाद विंडोज की जो डोर होते हैं वो भी, या कपड़े रस्सी पे सूख रहे हो तो वो भी फ्लटर करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं. हाउ डज द फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड मेक दिस हैपन. विंड, हवा से जो फोर्स लग रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वो कैसे इन चीजों को होने देता है? सो फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड क्रिएट्स विंड प्रेशर व्हिच कॉजेज दीज इफेक्ट. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट्स के लिए आप लिखते चलेंगे. सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो फोर्स एक्सर्ट करती है विंड, हवा जो फोर्स लगाती है उससे विंड प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कॉज के कारण ये इफेक्ट होता है. ठीक है, इसी प्रेशर की वजह से सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं. सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर. तो फोर्स और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे शेप पावरफुल नेचुरल इवेंट्स लाइक थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. और इस फोर्स और प्रेशर की वजह से कैसे साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स, ये चीजें आती हैं, क्रिएट होती हैं, वो हम सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में जानने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर. सो लेट अस जस्ट रीड इट. मेघा एंड हर ब्रदर पवन आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. दोनों बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं, वो पिकनिक स्पॉट पे वॉक करते हैं. आइडेंटिकल आइटम्स इन देयर बैग कैरी करते हैं, मतलब एक जैसी बैग्स में वो चीजें कैरी करते हैं. ठीक है, नाउ ऑन द वे पवन कीप्स एडजस्टिंग हिज बैग एंड लुक्स अनकंफर्टेबल. पवन
जब चल रहा होता है तो उसको बैग जो भारी लगता है, कंधे पे उसको चुभ रहा होता है और वो अपने बैग के फीते को बार बार इधर उधर एडजस्ट करता है। तो मेघा पूछती है, इज देयर अ प्रॉब्लम विद योर बैग? क्या तुम्हारे बैग में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आइडेंटिकल आइटम्स, मतलब सेम सामान तो तुमने भी रखा है, सेम सामान मैंने भी रखा है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम्हें हो रही है। तो पवन रिस्पॉन्ड करता है, यस इट इज हर्टिंग माई शोल्डर, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। मेघा कहती है, बोथ आर बैग्स आर इक्वली हैवी, हम दोनों के बैग में तो सेम ही भार का सामान है। व्हाई डज योर बैग हर्ट एंड माइन डजंट? मेरा बैग तो नहीं पेन कर रहा कंधे पे, तुम्हारा क्यों कर रहा है? तो पवन रिफ्लेक्ट्स फॉर अ मिनट एंड से, परहैप्स इट इज बिकॉज द डिफरेंस इन द स्ट्रैप्स ऑफ आवर बैग्स, माय बैग हैज नैरो स्ट्रैप्स व्हाइल योर बैग हैज ब्रॉड स्ट्रैप। तो पवन थोड़ी देर रुकता है और देखकर कहता है कि मुझे लगता है ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मेरे बैग के जो फीते हैं, यहाँ पर आप देखो, इसमें जो आपको ये दिख रहा है बैग का स्ट्रैप, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ब्लू कलर से, ये वाला है ना। तो जो पवन के बैग के स्ट्रैप है, आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत पतले हैं और यहाँ मेघा के जो बैग के स्ट्रैप है थोड़े चौड़े हैं, है ना। तो ये शायद इस कारण से, क्योंकि पतला फीता रहेगा तो एक जगह पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और ब्रॉड अगर फीता है बैग का तो उसे हमें ज्यादा जगह हमारे शोल्डर पे लग रही है उसको फोर्स देने में, तो हमें कम पेन होगा, राइट। सो कैन द शेप और साइज ऑफ स्ट्रैप्स रियली मेक अ डिफरेंस? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। क्या ये सही में बैग के जो स्ट्रैप्स है इनके कारण हो रहा है? तो ये हम आगे समझते हैं। व्हेन वी कैरी अ बैग वी फील इट्स वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन आवर शोल्डर। देखो, जब भी हम बैग कैरी करते हैं, जैसे इन बच्चों ने कैरी किया है, तो इसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है कि हर चीज को अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो वजन है पूरे बैग का हमारे कंधों पर आ जाता है। द वेट ऑफ द बैग विद नैरो स्ट्रैप्स एक्ट ऑन स्मॉल एरिया ऑफ शोल्डर। मान लो ये कंधे का एरिया है ना, यहाँ आपका नेक है और ये कंधे का एरिया है, तो पतला फीता जो है वो कम जगह पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है पूरा, है ना। वेयर एज द वेट ऑफ द बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर। और अगर वही चौड़ा फीता है तो कंधे का ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो ये इसी कारण से दैट वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉडर स्ट्रैप देन one with narrow strap. Although both bags have the same weight, दोनों बैग में सेम वेट हो, फिर भी हम चौड़े फीते वाले बैग को ज्यादा इजिली कैरी कर सकते हैं। Since the area over which force x is involved, we define a quantity called pressure. तो इसी चीज से हम प्रेशर डिफाइन करते हैं, मतलब कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। क्लियर है? फोर्स कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। अगर यहां मैं कंधे की बात करूं तो जैसे इतने यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है और इतना एरिया लिया तो कितना प्रेशर लग रहा है, ओके, कितना फोर्स लग रहा है। तो विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या देखा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। I hope clear होगा। Now at this stage we will consider only those forces which act perpendicular to the surface on which pressure is to be computed. अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ उन्हीं फोर्स की बात करेंगे जो परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से 90 डिग्री पे, ठीक है, जैसे हमारा कंधा था तो इस तरीके से। अभी हम सिर्फ यही वाले फोर्स की बात कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ हमें समझाया गया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखो बाल्टी है, यहाँ बाल्टी में एकदम पतला सा पकड़ने का हैंडल है ना, और यहाँ पे जहाँ हैंडल का जहां से हम कैरी करते हैं बकेट को, वहां पे थोड़ा सा प्लास्टिक का या ब्रॉड एक हैंडल लगा रखा है, राइट। सो आप ये समझ सकते हो कौन सी बाल्टी उठाने में आसान लगेगा, ये वाला, है ना। और ये वाला जो है वो थोड़ा सा हमें भारी ज्यादा लगेगा, या हम कह सकते हैं वेट इसको उठाते वक्त हमें पेन ज्यादा होगा हाथ में। तो ब्रॉड स्ट्रैप रिड्यूस द प्रेशर, जो चौड़ी पट्टी होती है वो प्रेशर को कम कर देती है, एक्सर्टेड बाय बैग ऑन द शोल्डर एज कंपेयर टू नैरो स्ट्रैप्स, देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल कैरिंग अ बैग विद ब्रॉड स्ट्रैप। ये तो बैग वाला एग्जांपल हो गया। नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट फील्स इजियर टू लिफ्ट अ वाटर फिल्ड बकेट विद ब्रॉड हैंडल देन विद द नैरो हैंडल। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों इस तरीके की बाल्टी को उठाना आसान लगता है एज कंपेयर टू दिस टाइप्स ऑफ bucket. Similarly, we have seen that when people carry loads like pots or vegetable basket on their heads, they often place a round piece of cloth under the loads. आप देखते होंगे जैसे मटका उठा रहे तो मटके के नीचे इस तरीके का वो रस्सी का बना हुआ या कपड़े का बना हुआ राउंड शेप का ये लोग कुछ कैरी करते हैं। हमारे बिहार में तो इसको बीरा बोलते हैं, पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। तो इस तरीके का कैरी किया जाता है, क्योंकि देखो अगर सिर्फ मटके को सर पे रखे तो यहाँ पे बेस देखो थोड़ा सा है, तो ये हमारे सर पे
ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसे ही ये टोकरी भी, लेकिन अगर इसको हम एक गोल किसी चीज पे रख ले तो अब एरिया बढ़ गया इसका, तो हमारे सर पे अब ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो वेट जो है, प्रेशर जो है कम फील होगा, है ना। क्लियर है। नाउ इन बोथ केसेस द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया ओवर वेट द विच द वेट एक्ट्स। तो एरिया इंक्रीज करना मेन इसका रोल होता है, ठीक है। प्रेशर इज डिफाइंड, अब प्रेशर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो प्रेशर इज डिफाइंड, ये लाइन लिखोगे आप, एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की न्यूटन होती है एंड एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो एसआई यूनिट प्रेशर की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे? देखो अभी हमने देखा फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो जब भी हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल डिनोटेड बाय पीए। इसे हम पीए से भी डिनोट करते हैं, जिसे पास्कल कहते हैं। अगर फोर्स मान लो 100 न्यूटन का है, फोर्स की जगह 100 न्यूटन रख लिया, ये मैं मिटा देती हूं, फोर्स की जगह 100 न्यूटन रख लिया। अगर ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतना फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कितना होगा? तो 2 से 100 को कट करो, 50 आ जाएगा, 50 यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो आई होप प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको क्लियर होगा। देखो कैलकुलेशंस टफ नहीं होती हैं, बच्चे कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आप उसको ध्यान से समझोगे तो आसान हो जाएगा। नाउ देयर आर मेनी सिचुएशंस इन डेली लाइफ वेयर प्रेशर प्लेज अ रोल। प्रेशर का बहुत रोल होता है डेली लाइफ में। कंडक्ट द activities given in table 6.1 and record your observation. Explain how pressure influences the mode of action undertaken for each activity. यहाँ पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, और जो ये टेबल दिया गया है 6.1, इसमें आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है, ठीक है। जैसे ड्राइविंग एन आयरन नेल, आप एक कील लो, कील का जो ब्रॉड वाला एरिया है, इस तरीके से कील होती है, तो ये जो ब्रॉड वाला एरिया है इस पे आप हथौड़ी से मारो तो बाय द हेड ऑफ द नेल, इसे हेड बोलते हैं, और पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। अब इस कील को उल्टा कर दो, ठीक है, और इस पे हथौड़ी से मारो, तो आप क्या इसमें फील करोगे वो आपको बताना है ना। तो चलिए समझते हैं इसको। तो कौन सा इन दोनों में से आसान होगा? देखो यहाँ पर नीचे सिर्फ ये पॉइंट है ना, और यहाँ नीचे ब्रॉड एरिया बना हुआ है कील का। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ ब्रॉड एरिया है, ये वाला कील का है, और यहाँ पर पॉइंटेड है। और टेबल पर अगर आप इस पे हैमरिंग कर रहे हो, हथौड़ी से मार रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो आप, तो कौन सी कील जल्दी अंदर टेबल में घुसेगी? देखो ये वाली। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा एरिया है और फोर्स इस पे ज्यादा लग रहा है, मतलब सेम फोर्स दोनों पे लग रहा है, लेकिन यहाँ एरिया ज्यादा जाना है अंदर और यहाँ एरिया कम जाना है अंदर, तो कौन सा इजिली जाएगा? ये वाला, है ना, क्योंकि फोर्स सेम है, एरिया यहाँ कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो ये वाला जो है वो आसान होगा, इजी होगा, और ये वाला जो है वो टफ होगा, ओके, और डिफिकल्ट होगा। देन अगर आप सेब काट रहे हो तो नाइफ के 2 एज होते हैं, एक तरफ से धार बनी होती है जिधर से हम कट करते हैं, इस तरीके से नाइफ होता है तो, और एक तरफ ब्लंट होता है, तो ब्लंट साइड से अगर आप करोगे तो काटना टफ होगा। क्यों? क्योंकि जो पतली वाली साइड होती है उधर आप देखो कि सरफेस एरिया नाइफ का कम होता है, मतलब कि एकदम पतली सी धार रहती है, और जिधर से नहीं रहती है वहां पे थोड़ा सा वो मोटा रहता है ऐसे, तो उससे सेब कट करना डिफिकल्ट होगा और इससे सेब कट करना इजी होगा, है ना। चलिए इसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, समझ लेते हैं। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.1? इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि वी कंक्लूड दैट व्हेन द एरिया ओवर विच अ फोर्स अप्लाइड इज स्मॉलर, वो एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है और वो एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना। प्रेशर इज हायर मेकिंग इट इजियर टू डू सर्टेन टास्क। दिस इज व्हाई इट इज इजियर टू ड्राइव अ नेल यूजिंग इट्स पॉइंटेड एंड। तभी तो अगर एक कील है तो पॉइंटेड एंड, इस वाले एंड से अगर हम कहीं पे ठोक रहे हैं तो आसान हो जाता है, और ऐसे ही एप्पल को कट करना, शार्प एज जो है नाइफ का, उससे आसान हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन ओवरहेड वाटर टैंक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से पानी की टंकी को ऊंचाई पे रखा जाता है इन योर लोकेलिटी और द rooftops of your houses for water supply. Why are these tanks always placed at height? इनको ऊंचाई पे हमेशा क्यों रखा जाता है? यह हमने समझ लिया। फोर्स अपॉन में एरिया, जितना एरिया कम होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम देख रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट कि ये पानी की टंकियां ऊपर क्यों रखी जाती हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे दी हुई है एक्टिविटी 6.1। सो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। टेक 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक पाइप, 2 इस तरीके की पाइप लेनी है और सेम लेंथ की 25 सेंटीमीटर का यहाँ लिया है, बट ऑफ डिफरेंट डायामीटर। डिफरेंट डायामीटर मतलब एक ज्यादा चौड़ी है और एक कम चौड़ी है, जैसे दिया हुआ है। फिर 2
गुड क्वालिटी के रबर बलून्स लेने हैं यहाँ, अटैच देम टू वन एंड ऑफ ईच पाइप, दोनों के एंड पे उनको अटैच कर देना है इस तरीके से। नाउ क्लैम्प द पाइप्स ऑन स्टैंड, इस तरीके से स्टैंड में दोनों पाइप को फिक्स कर देना है। नाउ दोनों को पानी से भर देना है सेम लेवल तक, है ना। यहाँ पे देखो पानी का लेवल दोनों में सेम है। ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा बलून के साथ। क्या दोनों बलून बल्ज होंगे, मतलब फूलेंगे? डू दे बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, क्या दोनों सेम साइज के बलून जो है वो सेम साइज के फूलेंगे? व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो आप इससे क्या देखेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू बलून्स बल्ज टू द सेम एक्सटेंट, दोनों बलून सेम साइज के फूलेंगे, है ना। वाई इज इट सो, क्यों ऐसा क्यों है? नोटिस दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ डायामीटर द वेट ऑफ वाटर इन द टू पाइप्स इज डिफरेंट। देखो यहाँ पे डायामीटर ज्यादा है कम है, पानी का जो वेट है दोनों में वो क्या है? डिफरेंट है, इसमें ज्यादा वेट होगा इसमें कम वेट होगा। लेकिन हाउएवर द बल्ज इज इन बोथ द बलून इज सेम, लेकिन दोनों बलून सेम इस तरीके से आप देखोगे फूला हुआ लगभग सेम है। दिस मीन्स दैट वेट ऑफ द वाटर इन द पाइप्स कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंट ऑफ बल्ज ऑफ द बलून। इसका मतलब पाइप में जो पानी है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बलून कितना फूल रहा है, क्योंकि देखो ये तो ज्यादा पानी है इसमें और इसमें कम है, ये मोटा पाइप है ये पतला है, फिर भी बलून सेम फूल रहे हैं, तो ये तो नहीं रीजन हो सकता कि पानी का वेट कितना है। फिर क्या है? सो कुड इट बी द वाटर कॉलम इज एक्सर्टिंग प्रेशर? यस, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्ज। तो फिर क्या कारण है, किस कारण से ये बलून इन्फ्लेट हो रहे हैं, फूल रहे हैं और सेम फूल रहे हैं? क्योंकि जो प्रेशर लग रहा है इन पाइप्स से वो रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज बाय इक्वल वाटर कॉलम हाइट produce equal bulge in the balloon despite their different diameter। देखो यहाँ पे equal height है तो equal height same pressure create कर रही है, इस वजह से same जो है बलून का साइज इन्फ्लेट हो रहा है, फूल रहा है बलून। इससे डायामीटर जो होता है कि चौड़ा कितना है पाइप वो मैटर नहीं करता है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। सो व्हाट विल हैपन टू द बल्ज ऑफ बलून इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम? अगर पानी का हाइट बढ़ा दो, देखो इसमें यहां तक है और इसमें यहां तक हमने कर दिया, फिर क्या होगा? तो जिसमें ज्यादा हाइट है उसमें देखो बलून ज्यादा बड़ा फूल रहा है। पोर सम वाटर, दूसरे में मतलब इस वाले में और पानी दीजिए, फिर ऑब्जर्व द बल्ज, रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ फ्यू टाइम्स एडिंग मोर वाटर ईच टाइम एंड नोटिसिंग द एक्सटेंट ऑफ बल्ज। अब आप देखोगे कि डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज ऑफ द रबर बलून एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट बल्ज ऑफ बलून इंक्रीजेस एज द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इंक्रीजेस। जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ रही है तो बलून का बल्ज भी बढ़ता चला जा रहा है, राइट। Thus, as the height of water column in the pipe increases, the pressure at the bottom of pipe also increases, which causes the balloon to bulge more। जैसे जैसे पानी का हाइट बढ़ते जा रहा है पाइप में, वैसे वैसे जो बलून है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता चला जा रहा है, जिस वजह से बल्ज जो है ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर exerted by liquid in a vessel depend on the height of its column। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर कितना लगेगा लिक्विड में वो डिपेंड करता है वो कितनी हाइट पर है ना, कितनी ऊंचाई पर है। दिस इज द रीजन वाई ओवरहेड टैंक्स आर प्लेस्ड एट हाइट सो दैट प्रेशर इन द टैप्स इज इंक्रीज्ड। वो इसलिए इतनी ऊंचाई पे रखा जाता है ताकि जो नल में पानी आए वो बहुत प्रेशर से आए, ठीक है। जितना ऊंचा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए गुड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप्स अगर चाहिए, पानी की धार अच्छी चाहिए, तो हमें टंकियां जो है ऊपर रखना पड़ता है। सपोज यू आर लिविंग ऑन सेकंड फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरीड बिल्डिंग एंड एन overhead water tank is placed on the top floor. Will you or your friend on the first floor receive a more powerful stream of tap water? Give reason। तो जितना आप ऊंचाई पे रहेंगे, मान लीजिए आप थर्ड फ्लोर पे, आपका फ्रेंड जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, सेम बिल्डिंग है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा प्रेशर फील होगा पानी का क्योंकि बहुत ऊंचाई से पानी आ रहा है नल में, ठीक है। और वहीं पर अगर हम बात करें थर्ड फ्लोर पे अगर आप रह रहे हैं तो यहां पर आपको नल में उतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा पानी का। ओके, क्यों? क्योंकि टंकी यहीं रखी हुई है ऊपर, तो इसको यहां तक आने के लिए देखो यहाँ कम ऊंचाई कवर करनी पड़ रही है, कम हाइट है ना, तो कम प्रेशर। यहां तक आने के लिए देखो कितना प्रेशर है पाइप में, है ना, इतना ज्यादा प्रेशर फील होगा, तो इस फ्लोर पे ज्यादा आपको नल जो है प्रेशर से पानी देगा। डू लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या हम सीखने वाले हैं कि मान लो कि पाइप के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, तो जो पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, पानी का पाइप है मान लो, तो इस पाइप में हमने ये तो देखा कि पानी जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है ना, इस तरीके से। क्या ये जो प्रेशर है वो इधर भी लग रहा है, मतलब पाइप की जो वॉल है उस पे भी प्रेशर लग रहा है क्या? इसके बारे में आगे एक्टिविटी दी गई है, लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं। सो यहाँ एक बॉटल है, आप देख सकते हो
वाटर और ये इसमें बॉटल में होल्स है 3। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। टेक अ यूज्ड प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स कैप। एक प्लास्टिक बॉटल लीजिए, उसकी कैप हटा दीजिए और उसमें 4 छोटे छोटे छेद कर दीजिए। ठीक है, चारों तरफ बॉटल के नीडल से या नेल से। मेक श्योर दैट होल्स आर एट सेम हाइट, एक बराबर हाइट पे, मतलब जमीन से जितना ऊंचा एक होल है उतने ही चारों होल होने चाहिए। नाउ इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट मेक अ होल, यू कैन स्लाइटली हीट द निडल एंड पॉकेट। मतलब होल आपको करना है, सुई को आप गर्म करके भी कर सकते हो। सील द होल्स विद अ टेप एंड फिल द बॉटल विद वाटर। अब इस जो होल आपने किए हैं ना, इसके ऊपर आप टेप लगा दो ताकि पानी अभी लीक ना हो। जब हमें करना होगा, हटाना होगा, हटा देंगे। तो इसके ऊपर आप एक टेप लगा दीजिए सबको चारों तरफ से, ताकि सारे होल कवर हो जाए। नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम ऑल द होल एट द सेम टाइम। फिर पहले पानी भर दो, फिर सारे टेप को एक साथ हटा दो, सारे होल पे से टेप हटा देना है। अब आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? So you observe water flowing out through the holes on the sides of the bottle। मतलब जो बॉटल थी उसके साइड से भी पानी निकलने लगेगा, जहां पे होल है उधर से भी पानी बाहर आने लगेगा, राइट। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन? इससे हमने क्या देखा, इट इंडिकेट्स दैट वाटर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ये तो पानी की जो बॉटल है उसके साइड में हमने छेद किया है ना, नीचे की तरफ तो किया नहीं है। तो पानी का प्रेशर सिर्फ नीचे नहीं लगता है, पानी जो बॉटल कंटेनर का जो साइड है उधर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तभी तो ये छेद जो हमने साइड में किए उधर से भी पानी निकल के आ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सिर्फ बॉटल के इधर बॉटम पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना, बल्कि साइड्स पे भी क्रिएट करता है। इनफैक्ट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो लिक्विड का जो प्रेशर है हर डायरेक्शन में लगता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ यू मस्ट हैव सीन वाटर स्पर्टिंग आउट लाइक अ फाउंटेन फ्रॉम लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन वाटर पाइप। जैसे पाइप में कहीं छेद हो जाता है तो आप देखोगे पानी ऐसे फाउंटेन की तरफ चारों तरफ जाता है ना। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन? इज इट ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? क्या ये इस कारण से हो रहा है कि जो प्रेशर होता है पानी का उसके वॉल पे लगता है? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि प्रेशर होता है इस वजह से जैसे ही पाइप फूटता है तो एकदम धार ऐसे फाउंटेन की तरह, झरने की तरह ऊपर की तरफ पानी निकलने लग जाता है। ओके, नाउ एवर हर्ड ऑफ, यहाँ फैक्ट दिया है, डू यू नो दैट द बेस ऑफ अ डैम इज मच ब्रॉडर देन द टॉप? डैम का जो बेस होता है, ये ऊपर से आपको डैम दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब आप नीचे जाते जाओगे तो डैम का बेस इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। दिस इज बिकॉज द ब्रॉड बेस नॉट ओनली सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डैम बट ऑल्सो विथस्टैंड्स द हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर नियर द बॉटम। देखो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर आ रहा है, ये वाला आप देख रहे हो रेड एरो, इसको भी तो झेलना है, नहीं तो डैम टूट जाएगा। तो ब्रॉड बेस होता है, इस वजह से प्रेशर हॉरिजॉन्टल जो वाटर का है उसके लिए भी ये सेफ रहता है, और साथ ही साथ ये डैम के स्ट्रक्चर जो है उसको भी नीचे से ब्रॉड बेस के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो पानी जो स्टोर होता है डैम में, ये एक्सर्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द डैम एंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर ड्यू टू द हाइट ऑफ वाटर लेवल, है ना। देखो वर्टिकली इस तरीके से भी पानी यहाँ पर गिर रहा है और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट। सो प्रेशर विच एक्ट्स हॉरिजॉन्टली इज वेरी लार्ज नियर इट्स बॉटम। तो जैसे जैसे आप ये जो हल्का नीला दिख रहा है ना, ये टॉप पे पानी है, और इसको नीचे का सेक्शन आपको दिखा रखा है ड्रॉ करके कि पानी जो नीचे वाला लेवल है वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, सो दस टू विथस्टैंड द प्रेशर को झेलने के लिए डैम के जो बेस होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं एज कंपेयर टू इट्स टॉप। ओके, नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ एयर आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। अब हम देखेंगे क्या हवा जो होती है वो भी प्रेशर क्रिएट करती है। अभी हमने लिक्विड का पढ़ लिया है ना, अब हम एयर का पढ़ेंगे कि एयर में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है क्या। चलिए पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। लेट अस जस्ट सी। You already know that air is all around us। हम जानते हैं हवा हमारे चारों तरफ है। ये एक एनवलप की तरह है जो अर्थ को घेरे हुए है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं ना। अर्थ है, उसके चारों तरफ एक ऐसे घेरा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये जो एयर है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और बहुत सारी, है ना। सो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ है तो अर्थ के बहुत किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट इफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमें ये देखना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये वाला, ये क्या अर्थ के ऊपर प्रेशर लगाता है, इसका प्रेशर है अर्थ के ऊपर। तो ये हम समझते हैं यहाँ एक्टिविटी दी गई है। लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ पेपर प्लेट, इन्वर्ट इट एंड अटैच अ स्टिक टू इट एज शोन इन फिगर
दिस फिगर है ना, प्लेस इट ऑन अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस पे पेपर की एक प्लेट लेनी है, उसको उल्टा रख देना है, इन्वर्ट करके रख देना है। दो आपको आइडेंटिकल शीट लेनी है चार्ट पेपर की, चार्ट पेपर लेना है इस साइज का या किसी भी साइज का आप ले सकते हो, अब यहाँ पर पर्टिकुलर ये साइज दिया है, उसको ट्वाइस आपको उस शीट को, वन शीट को ट्वाइस फोल्ड करना है, उसमें एक होल करना है सेंटर में, ठीक, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अब फोल्डेड चार्ट पेपर की शीट को इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें वो जो छेद आप कर रहे हैं कि एक स्टिक इस तरीके से अंदर बाहर आप आसानी से कर सके, उस फोल्डेड शीट को एक जो प्लेट आपने रखी थी उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, इन्वर्टेड पेपर प्लेट पर। अब आप इस स्टिक की हेल्प से, उसमें आपने फंसाया स्टिक को चार्ट पेपर में, अब स्टिक की हेल्प से उसको उठाने की कोशिश करो। ऑब्जर्व हाउ मच एफर्ट इज नीडेड टू लिफ्ट द sheet. Place the second unfolded chart paper sheet in place of folded sheet. Make a hole at the center of this chart paper for the stick to pass through. Cover the paper plate with the unfolded chart paper as shown in figure 6.9c. अब क्या करना है, आप इस तरीके से एक चार्ट पेपर लीजिए, ठीक है, अनफोल्डेड पूरा इस तरीके से रखो, यहां पर क्या था हमने फोल्ड किया हुआ है, इसको अनफोल्डेड रखो, एक होल सेंटर में करना है जिससे स्टिक पास हो पाए। अब उसको पेपर प्लेट को कवर कर दो इस अनफोल्डेड चार्ट पेपर से। अब स्टिक की हेल्प से इस चार्ट पेपर को उठाने की कोशिश करो, तो कौन से केस में, इसमें या इसमें, आपको किसमें चार्ट पेपर आसानी से आप उठा पा रहे हो? सो विद द फोल्डेड और अनफोल्डेड चार्ट पेपर। सो यही आगे हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। आप देखोगे कि ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, it needed to lift the paper plate when it is covered with unfolded chart paper. इसको जब आप उठाओगे तो ज्यादा आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, और जो फोल्डेड चार्ट पेपर है उसमें कम लगाना पड़ रहा होगा। When we cover the paper plate with unfolded chart paper, area of covering sheet increases. मतलब जैसे ये जो शीट इतनी बड़ी थी, तो क्योंकि इसमें हमने इसे फोल्ड नहीं किया है तो पेपर प्लेट ज्यादा एरिया कवर कर रही है शीट का, है ना, लेकिन जब हम फोल्ड कर रहे हैं इसको तो इसमें जो एरिया कवर हो रहा है वो कम कवर हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर कम एरिया कवर हो रहा है ये वाला। इस कारण से ये जो एफर्ट्स आपको लग रहे हैं इसको उठाने में, एफर्ट्स नीडेड टू लिफ्ट द पेपर प्लेट इंक्रीजेस, राइट। नोटिस दैट द वेट ऑफ कवरिंग शीट हैज नॉट चेंज। वेट जो है कवरिंग शीट का, ये जो शीट है अभी भी वेट दोनों का सेम ही है, चाहे हमने फोल्ड किया हो चाहे इसको खुला रखे, वेट तो दोनों का सेम ही है। सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? इससे हम क्या इन्फर करते हैं? वी कैन इन्फर फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द कवरिंग शीट। ये जो शीट है इसके ऊपर आसपास की जो हवा है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, हम उठा रहे हैं तो आसानी से नहीं उठ रहा है, फोर्स हमें ऊपर से दबा रहा है ना, एयर का जो फोर्स है शीट को ऊपर से दबा रहा है, तभी तो उठाने में हमें दिक्कत हो रही है, राइट, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू लिफ्ट द पेपर प्लेट। मोरओवर दिस फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कवरिंग शीट। लेकिन जैसे जैसे ये जो फोर्स है और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि अब हमने शीट को पहले फोल्ड करके रखा था तो एरिया कम था, तो हवा जो है वो कम एरिया पे, जैसे इतना फोल्डेड शीट था तो प्रेशर इतनी ही दूर में लग रहा था, अब क्योंकि शीट इतनी बड़ी है तो एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर एयर का बड़े एरिया में लग रहा है, राइट। इट मीन्स दैट एयर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द पेपर प्लेट विच इंक्रीजेस एज द एरिया ऑफ शीट covering it increases. Okay, as force per unit area is pressure, we can conclude that air exert pressure on paper sheet. हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या देखा था? फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया बड़ा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स अगर एरिया अगर कम है तो फोर्स कम लगेगा, राइट। सो इन फैक्ट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या पता चला कि एयर जो है हर चीज पे प्रेशर लगाती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हवा जो प्रेशर हमारे आसपास लगाती है एटमॉस्फेयर में, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव experience that when you blow air into a balloon it gets inflated. Why? जब हम हवा ऐसे फूंकते हैं बलून के अंदर तो बलून जो है इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर बीइंग फिल्ड इनसाइड द बलून एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ बलून। जो एयर इसके अंदर हम फूंक रहे हैं वो बलून का जो ये वॉल है उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसके कारण से बलून का साइज जो है बड़ा होता चला जा रहा है, राइट। कैन बी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? हवा का जो प्रेशर है क्या हर तरफ लगता है? यस, तभी तो बलून चारों तरफ से फूल रहा है ना, ऐसा थोड़ी एक ही तरफ फूल रहा है। देन यस, that is why balloon expanded in all direction. What happens when an inflated balloon is kept without closing its mouth? अगर आप इसके अंदर हवा भर दो और इसका जो बलून का मुंह है वहां से उसको खुला छोड़ दो, रख दो, फिर एयर एस्केप्स फ्रॉम द बलून, हवा जो है बलून से बाहर निकल जाएगी। Why does the air escape from the balloon? हवा क्यों बाहर निकलेगी?
तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बलून के अंदर का एयर प्रेशर है, अब क्योंकि इसका माउथ ओपन है ना, तो यहाँ जो एयर प्रेशर है वो क्या है? हायर है देन द एयर प्रेशर आउटसाइड। यहाँ पर एयर प्रेशर कम है, क्यों? क्योंकि इतने से एरिया में हमने इतना ज्यादा फूंक मार के इसको इन्फ्लेट किया है, तो ज्यादा गैस इसके अंदर है, तो प्रेशर ज्यादा यहाँ पर है। और यहाँ पर क्योंकि हवा चारों तरफ फैली हुई है, तो एयर प्रेशर कम है ना। एरो डाउन में दिखा रही हूँ एयर प्रेशर कम, और एरो अप यानी एयर प्रेशर यहाँ बलून के अंदर ज्यादा है। तो हमने क्या पढ़ा था विंड के बारे में, कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो विंड का मूवमेंट क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब क्योंकि यहाँ पे बलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है ना, इसको मैं मिटा देती हूँ। बलून के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर है, और बाहर लो प्रेशर है, तो इसीलिए गैस जो है बाहर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, इसको आगे समझाया भी गया होगा, चलिए समझ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? क्या आपने सोचा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होता है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम एक अंदाजा लेते हैं। ओके, नाउ एक गुड क्वालिटी का रबर सकर लेना है इस तरीके से। नाउ इसे फॉर्मली अगेंस्ट द स्मूथ फ्लैट सरफेस, इस पे आपको ऐसे प्रेस करना है इसको नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये क्या होगा? स्टिक हो जाएगा, सरफेस से चिपक जाता है ये। अब इसको पुल ऑफ करने की कोशिश करो तो बहुत मुश्किल से ये ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों? जैसे ग्लास वगैरह को कभी कभी हम, आप बचपन में पता नहीं खेले हैं कि नहीं, अभी तो आप छोटे ही हैं, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ग्लास को अपने होठ के चारों तरफ चिपका लेते हैं ना, उसके अंदर जो भी एयर है उसको हम सक कर लेते हैं, तो हमारे मुंह से चिपक जाता है। लेकिन जब उसको हम हटाते हैं तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। सो व्हेन वी प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड इज पुश्ड आउट, द एयर प्रेशर इनसाइड इट इज रिड्यूस्ड। जो भी एयर इसके अंदर पहले से थी, तो जब इसको हमने नीचे दबाया तो एयर जो है बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है, और उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो गया। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज pressure of air surrounding the sucker is higher than pressure exerted by air inside the sucker. To pull the sucker off the surface, the applied force should be strong enough to overcome the pressure differences between outside the sucker and inside the sucker. अब क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत कम है, तो आप इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि सराउंडिंग के प्रेशर से मैच हो सके, तभी आप इसको ऊपर खींच सकते हो, राइट। डू यू नो how large the atmospheric pressure is? The force exerted by atmospheric air column over an area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity of an object of mass 225 kg. That is this. देखो, अगर एक एरिया हमने लिया 15 बाय 15, इसका साइड है, स्क्वायर है, इस पे कितना प्रेशर लग रहा है इस कॉलम पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो वो सेम होता है, इक्वल होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। किस ऑब्जेक्ट के? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास 225 केजी है, यानी फोर्स कितना हो? फोर्स 2250 न्यूटन। Okay, now the reason we are not crushed under this weight is that pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. तो जब हमारे ऊपर इतना फोर्स लग रहा है तो हम दब क्यों नहीं रहे इस फोर्स के अंदर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। दिस बैलेंस द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स एंड गैसेस इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कहां से ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है? मैंने कहा हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर है जो बराबर है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसीलिए हमारा एक बैलेंस बनता है और हम दबते नहीं है प्रेशर के नीचे। तो हमारी बॉडी में कहां से ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है, फ्लूइड्स वगैरह जो बह रहे हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, है ना। जो मूवमेंट होता है ब्लड का टिश्यू में, ऑर्गन्स में, उस कारण से प्रेशर एक्सर्ट होता है। नाउ अ स्टेप फर्दर, यहाँ पे दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो हमने अभी देखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोलते हैं। हाउएवर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिलीबार। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो प्रेशर की यूनिट मिलीबार होती है। ये अभी हमने पढ़ा एसआई यूनिट क्या होती है, विच इज इक्वल टू 100 पास्कल। ये जो अभी हमने पढ़ा कि ये जो मिलीबार में हम प्रेशर नापते हैं, या प्रेशर की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो मिलीबार है, वो कितने के बराबर होती है? 100 पास्कल के बराबर होती है। सो एयर प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल। इसे हम हेक्टोपास्कल में भी कहते हैं, जिसे 100 पास्कल के बराबर है। हेक्टो मतलब 100, तो 100 पास्कल के बराबर क्या हो गया? हेक्टोपास्कल। तो ये सारी यूनिट्स हैं प्रेशर को नापने की। नाउ अब विंड्स कैसे फॉर्म होती हैं? हाई प्रेशर, लो प्रेशर अभी मैंने बताया, तो फॉर्मेशन ऑफ विंड के बारे में जानेंगे।
जाएंगे. ओके, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑन सम डे विंड ब्लोज स्ट्रांगली वेयर एज ऑन अदर डे इट इज काम. कभी देखते हैं हवा बहुत तेज चलती है, कभी शांत रहता है. समटाइम्स विंड बिकम्स सो स्ट्रांग दैट इट कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कभी कभी तो हवा इतनी तेज हो जाती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है. राइट नाउ, you must have seen that when an inflated balloon is kept without closing its mouth, the air from balloon escape. मैंने अभी आपको समझाया कि बलून को आप ऐसे खुला छोड़ दोगे इन्फ्लेट करके तो इससे हवा बाहर निकलने लगेगी. क्यों होता है मैंने आपको समझाया. Recall that when there is a puncture in the bicycle tube, जो साइकिल का पहिया होता है अगर उसमें पंचर हो जाए, कहीं पर छेद हो जाए तो हवा क्या होती है, बाहर निकलने लग जाती है और ट्यूब बिल्कुल पिचक जाता है. If both of these cases does air move from a high pressure region to a low pressure region. तो दोनों में क्या हुआ, हवा जो है क्योंकि बाहर ट्यूब जो है इसके बाहर का प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो कम है और ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर था क्योंकि कम जगह में ज्यादा एयर भरी हुई है. तो जैसे यहाँ पे ओपनिंग होगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जो है वो मूव करने लगेगी. ओके, नाउ आगे देखते हैं. Does the difference in air pressure have anything to do with the formation of winds? ये जो wind का formation होता है तो क्या इसमें जो ये pressure differences है उसकी वजह से होता है या फिर how do winds form? ये wind कैसे form होती हैं? तो यहाँ पर हमें activity दी गई है जिसके थ्रू हम जानेंगे. तो activity 6.5, let us observe. Take two similar balloon made of thin rubber and a drinking straw. इस तरीके से एक straw लेना है, दो बलून लेने हैं. अब देखो, insert one end of the straw into one balloon and secure it with a rubber band or thread. एक बलून का जो छोर है वो इस स्ट्रॉ में लगाकर और उसको बांध देना है. नाउ इन्फ्लेट द सेकेंड बलून एंड होल्ड इट माउथ विद योर फिंगर्स. अब उसके बाद सेकेंड बलून को आपको उसके माउथ को, मतलब जहां से वो ओपनिंग है उसको आपको हाथ से पकड़ना है सो दैट एयर डज नॉट एस्केप, जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर ना निकल पाए. नाउ इंसर्ट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द नेक ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून एंड सिक्योर इट विद अ रबर बैंड और थ्रेड. मेक श्योर दैट एयर डज नॉट लीक फ्रॉम द बलून एज द स्ट्रॉ इज इंसर्टेड इन इट. नाउ अब स्ट्रॉ जो आप अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, अंदर की तरफ डाल रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो हवा है बलून के अंदर वो निकले नहीं. जल्दी से डाल के और फिर आपको पकड़ लेना है. नाउ you have one end of the straw inside the inflated balloon and the other end inside the inflated balloon as shown in figure 6.12. अब जैसे एक तरफ हमने ये inflated है मतलब फूला हुआ बलून है, उसमें हमने straw यानी ये पाइप को डाला. अब दूसरी तरफ जो हमने बलून ऐड किया है वो inflated नहीं है, है ना, सिंपली हमने उसको पुट किया है. अब आप क्या देखोगे, प्रिडिक्ट करो कि इसमें क्या हो सकता है. तो जो यहाँ पर गैस है वो इसके अंदर अपने आप ही स्ट्रॉ के थ्रू चली जाएगी. ऐसा क्यों होता है तो वही आगे यहाँ पे समझाया गया है. चलिए देखते हैं. Now, predict what would happen to the balloon. क्या होगा? Observe what happened to both the balloons. Did it happen as predicted? Yes, जो हम predict कर रहे हैं ना वही होगा. क्या? देखो यहाँ पे बहुत सारी गैस है, राइट? यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा, है ना, हाई प्रेशर होगा. यहाँ कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है. तो हमेशा जो हवा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. सो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द साइज ऑफ बलून्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट कैन बी रीजन फॉर द चेंज इन साइजेस ऑफ बलून? इस बलून को तो हमने फुलाया भी नहीं था, येलो वालों को, ये कैसे फूल गया? तो इसका क्या कारण हो सकता है? सो एयर प्रेशर इन द इन्फ्लेटेड बलून इज हायर देन दैट इन द अनइन्फ्लेटेड बलून. एज अ रिजल्ट सम एयर मूव्स. जो इन्फ्लेटेड है मतलब जो फुला हुआ बलून है उसमें एयर बहुत ज्यादा है ना, तो प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर है यहां पर. ओके, लेट मी चेंज द कलर. यहां पर हाई प्रेशर है और यहां दूसरे वाले में क्या है? लो प्रेशर है. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ एयर जो है वो यहां से मूव होकर और इसमें जाएगी स्ट्रॉ के थ्रू लो प्रेशर एरिया में, राइट? यही आगे है. तो यहाँ पे इमेज अब आपको नहीं दिखेगा, बस आपको मैंने समझा दिया. अब आगे रीड करते हैं. एज अ रिजल्ट सम एयर मूव्स फ्रॉम इन्फ्लेटेड बलून टू अनइन्फ्लेटेड बलून रिजल्टिंग इन चेंजेस इन साइज ऑफ बोथ द बलून. तो दोनों ही साइज क्या होंगे? दोनों बलून के चेंज होंगे. जो बड़ा था उसमें से कुछ एयर इधर छोटे वाले में चले आई है तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, साइज इसका, और इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा. सो डू यू नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बलून अटेन ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड फ्लो ऑफ एयर स्टॉप्स. अब कुछ समय बाद आप देखोगे कि दोनों बलून का सेम साइज हो गया है,
एयर इधर से मूव होकर और इसमें आ गई है और लगभग दोनों का साइज जो है सेम हो गया है। तो ऐसा, और थोड़ी देर बाद दोनों ही, ऐसा नहीं है कि इसमें से सारी एयर इसमें चली जाएगी इस वाले बलून में, है ना। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एक साइज के होके, अप्रॉक्स एक साइज के होके, और फिर एयर का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, है ना। फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, दोनों का एक साइज आके और स्टॉप हो जाएगा। नाउ ऐसा क्यों होता है? द फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यूज टिल एयर प्रेशर इन इन्फ्लेटेड बलून इज हायर देन एयर प्रेशर इन द अनइन्फ्लेटेड बलून। द एयर फ्लो स्टॉप्स व्हेन प्रेशर इन बोथ बलून्स बिकम इक्वल। तो यहां पर हमने क्या सीखा, जब तक इसमें हाई प्रेशर है तब तक यहां से यहां तक ये लो प्रेशर में फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही दोनों में बैलेंस हो जाएगा एयर प्रेशर दोनों में बैलेंस हो जाएगा तो फिर फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो जब तक हाई प्रेशर लो प्रेशर, यानी प्रेशर में डिफरेंस है, यही तो यहाँ पे ये बच्चे कह रहे थे। ये देखो कि क्या ये जो डिफरेंस है एयर प्रेशर में, ये चेंज करते हैं क्या मूवमेंट या फॉर्मेशन ऑफ विंड? यस, यहां से हम क्या सीख पा रहे हैं कि हाँ, ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से विंड जो है वो ब्लो कर रही है, या एयर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। एट दिस स्टेज बोथ बलून्स आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, thus we can conclude that air moves from a region of high air pressure to region of low air pressure. Okay, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि विंड जो है वो मूव करती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज You can relate this conclusion to the direction of sea breeze and land breeze. जो हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था, सी ब्रीज कैसे होती है। तो सी जो लैंड हीटिंग होता है उसकी वजह से होता है, समुद्र की तरफ से जो लैंड की तरफ हवा चल रही है उसको कहते हैं सी ब्रीज, और लैंड की तरफ से जो सी की तरफ हवा चल रही है उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। और इसका कारण क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ सी सरफेस एंड लैंड, की धरती जो है पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होते हैं। ये ग्रेड 7 में हमने अच्छे से पढ़ा था। एज लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, एयर अबव द लैंड, यहाँ पर दे ही दिया है, मैं फिर से समझा दूंगी, बिकम्स वार्मर एंड लाइटर, हेंस इट राइजेस, क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ द सी ब्लोज टू द लो प्रेशर रीजन विच डेवलप्स ऑन लैंड, रिजल्टिंग इन सी ब्रीज। यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, पहले दो कॉन्सेप्ट मैं यहां बता रही हूं, टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर। ये मैंने 7th में बहुत अच्छे से समझाया था। इसमें आपको ये देखना है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। ये आप रिलेशन, को रिलेशन इनके बीच का याद रखना। इसके हिसाब से ये मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। अभी हम डे टाइम की बात कर रहे हैं ना, दिन के समय क्या होता है वो यहाँ पर समझाया गया है। देखो, एज लैंड गेट, ये रहा ड्यूरिंग डे, है ना, दिन के समय की कहानी यहाँ बताई गई है। तो दिन में क्या होता है, देखो ये अर्थ है, ठीक है, या लैंड बोल सकते हैं, जमीन वाला एरिया है, और इधर है वाटर। ओके, अब दिन में ये सन है, तो सन की जो रोशनी होगी वो पानी पे भी आ रही है और अर्थ पे भी आ रही है। लेकिन यहां क्या दिया है, लैंड जो है वो फास्टर हीट करता है एज कंपेयर टू वाटर, ये जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। तो जो हवा यहां पर, क्योंकि धरती क्या है, ज्यादा गर्म हो गई है, तो जो हवा यहां पर होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। तो एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्मर, और जैसे ही हवा गर्म होगी तो गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो गैस वाला बलून होता है कैसे राइज करता है, क्योंकि उसमें गर्म हवा फिल करते हैं तो लाइट हो जाता है और ऊपर की तरफ उठता है। तो यहाँ पे गैस जो है वो गर्म हो गई है, तो अब हल्की हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ उठने लग जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ गर्म होने की वजह से, यानी ये वाला जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण विंड जो है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाने लगेगी। यहाँ तक क्लियर है? वही यहाँ पे दिया है, एयर अबव द लैंड बिकम वार्मर एंड लाइटर, हेंस इट राइजेस, इसीलिए ये एयर क्या होने लग जाएगी, ऊपर की तरफ राइज होने लग जाएगी, एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ पे एक एरिया कैसा बनेगा, लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर का एरिया बनेगा, देखो दोनों चीजें यहां पे बता देती हूँ। एक तो ये कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, गर्म हो रही है अर्थ, है ना, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। ये मैंने कोरिलेशन आपको अभी बताया। तो यहाँ पे कैसा क्रिएट हो गया सिचुएशन,
लो प्रेशर का। वही यहाँ पे बताया गया है कि लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एरिया ऑफ लो प्रेशर। कहां पर? लैंड वाले पार्ट में, जमीन वाले पार्ट में। नाउ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन ऑफ सी ब्लोज टू लो प्रेशर रीजन। तो अभी हमने क्या सीखा कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब पानी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर लैंड के मुकाबले में धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ कम है, तो प्रेशर यहाँ कैसा होगा? हाई होगा। क्लियर है? तो अभी जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पानी से हवा किधर की तरफ मूव करेगी? इधर जमीन पे, क्योंकि लो प्रेशर होगा। तो क्योंकि यहाँ सी है और सी की तरफ से विंड का डायरेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है इस तरफ से जाते हुए, तो इसीलिए हम कहते हैं सी ब्रीज। दिन के समय में सी ब्रीज होता है, सी की तरफ से हवा जाती, क्योंकि सी पे क्या प्रेशर है? हाई प्रेशर, और लैंड पे कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर, और हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये हो गई डे की बात। ठीक है, अब नाइट का यही सिचुएशन दोबारा से समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी को डाउट रह जाएगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ रात के समय क्या होगा? अब जमीन जैसे जल्दी गर्म हुई थी, ये अर्थ वाला पार्ट है और यहां पर सी है, ठीक है, समुद्र वाला पार्ट है। तो अब रात के समय क्या होगा? ठंडा एनवायरमेंट है, तो एट नाइट वाटर इज वार्मर देन लैंड। पानी आप देखते होगे गर्मी के दिनों में जब टंकी में पानी ऊपर गर्म होता है, नल चालू करते हैं तो नीचे हमें गर्म पानी मिलता है, और रात हो जाती है तो भी पानी बहुत हद तक हमें गर्म गर्म ही फील होते रहता है। लेकिन छत पे अगर आप दिन में जाओ तो छत पे अगर बिना चप्पल के पैर रखो तो आपके पैर जलते हैं, और वही आप रात में जाओ तो छत बिल्कुल ठंडी हो जाती है, पैर रखने पे जलते नहीं है। तो पैर रखने पर जलते नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि धरती वाला जो पार्ट है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर है यहाँ पर? तो अब सी का टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। नाइट की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सी का टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा। क्लियर है? अब अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में रात में टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा, तो प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। अब विंड कहां से कहां मूव करती है? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो अब विंड का डायरेक्शन क्या होगा? ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो अर्थ की तरफ से सी की तरफ विंड जाएगी, है ना? तो इसीलिए यानी अर्थ मत लिखो, यहाँ लैंड लिख दो। तो क्योंकि लैंड की तरफ से ब्रीज बह रही है, हवा चल रही है, तो इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। क्लियर है? वही यहां दिया गया। Therefore, a low pressure area develops above the sea. अब यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया, एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी गिविंग राइज टू लैंड ब्रीज, जिसके कारण से लैंड ब्रीज बनती है। दस द फिनोमिनन ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज इज मेनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस ओवर लैंड एंड सी। तो ये जो लैंड ब्रीज बन रही है या सी ब्रीज बन रही है, इसका मेन कारण क्या है? प्रेशर डिफरेंसेस जो लैंड और सी के बीच में दिन और रात में हो रहे हैं, इसके कारण ये विंड्स जो है क्रिएट हो रही हैं। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। Now, if you could measure the speed of escaping air in activity 6.5, we would find that speed of air is higher if the pressure difference is higher. अब किस स्पीड से एक बलून से दूसरे बलून में हवा जो है वो बह के जा रही है, पास हो रही है, अगर उसकी स्पीड पता चल जाए तो हम इससे क्या पता चलेगा कि स्पीड ऑफ एयर इज हायर। ज्यादा तेज कब हवा बहेगी या एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? जब प्रेशर जो है ज्यादा होगा। सो यहाँ पे एक गर्ल कह रही है, आई हैव रीड दैट हाई स्पीड विंड्स कैन ब्लो ऑफ रूफ, आई वंडर हाउ। तो जैसे हम देखते हैं बहुत तेज स्पीड में अगर हवा चलती है तो कभी कभी छत भी, जैसे टीन वगैरह की छत होती है, तो उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाती है, क्योंकि हाई स्पीड है, उसमें जो स्पीड है उसकी बहुत ज्यादा है। तो ये बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों होता है, तो इसी के बारे में आगे यहाँ 6.4 एक्सरसाइज है, उसमें हम जानेंगे। सो हाई स्पीड जो विंड्स होती हैं रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर कैसा होगा? लो होने लग जाएगा। कैसे? तो चलिए समझते हैं। ये सारा जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, आगे चैप्टर में आपको साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, बवंडर जिसे हम कहते हैं, उसको सिखाने के लिए करा जा रहा है ना। तो चलिए रीड कर लेते हैं।
लेट अस ऑब्जर्व, टेक 2 बलून ऑफ द सेम साइज। इस तरीके से 2 बलून लेने हैं, दोनों को इन्फ्लेट करना है और स्ट्रिंग की मदद से ऐसे बांध देना है। हैंग 2 बलून्स फ्रॉम अ स्टिक लिविंग अ गैप ऑफ 6 to 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में 10 सेंटीमीटर तक का गैप आपको रखना है। अब एयर आपको नैरो स्पेस से, जो दोनों बलून के बीच में स्पेस है, ये देखो बच्चा फूंक मार रहा है तो ऐसे फूंक मारना है। व्हाट हैपेंस टू द बलून, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा, दोनों बलून को आप फूकोगे तो, और तेज अगर आप फूक रहे हो और फिर देखो कि क्या हो रहा है, धीरे से फूकने पर क्या हो रहा है, तो वही यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बताया गया है। व्हेन यू ब्लो बिटवीन द 2 बलून्स, जब 2 बलून के बीच में आप फूक मारोगे, आप देखोगे कि दे मूव टुवर्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरीके से मूव होने लगेंगी। ये ऐसा इसलिए होता है, व्हेन यू ब्लो एयर बिटवीन द बलून्स अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड बिटवीन देम। इनके बीच में जब आप फूंक मार रहे हो तो कैसा एरिया क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। ठीक है, Now, the higher air pressure surrounding the balloon pushes them towards each other. और जो high air pressure बलून के अराउंड में है, इन बलून के जो आसपास है, क्योंकि आपने फूका तो बीच में तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है, लेकिन जो बलून के आसपास का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसे मैं मिटा देती हूं। यस, यहां पर तो लो प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि आप फूक रहे हो, लेकिन जो बलून के पास का एरिया है, यहां पे हाई प्रेशर है और यहां हाई प्रेशर है, जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बलून जो है वो मूव होने लगेगा। क्लियर हुआ, जो अभी तक हमने पढ़ा कि यहाँ हाई प्रेशर है, बीच में लो प्रेशर है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा बलून, वही यहाँ दिया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट blowing harder increase the speed at which the balloon approaches each other. जितना तेज आप फूकोगे उतना ज्यादा लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा और जिसके कारण बलून और तेजी से एक दूसरे के पास आएंगे। What can you infer from this activity? इससे हमें क्या जानने को मिला? We infer that high speed winds are accompanied by a reduced air pressure. तो इससे हमें ये पता चला, जब हम फूक रहे हैं तो विंड का हम स्पीड, हवा बहुत तेजी से अपने मुंह से निकाल रहे हैं, तो वहां पे प्रेशर जो है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर जो होगा वो लो प्रेशर होता है। नाउ व्हेन हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर हाउसेस, जब बहुत तेज हवा अगर छत पे से बह के जा रही है तो लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड ओवर देम, यहां पर लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। एंड as high speed winds are accompanied by reduced pressure, जो भी हमने सीखा, therefore air pressure above the roofs of the house is lower than the pressure below them. जो houses के ऊपर का pressure है वो low है as compared to houses के जो अंदर है। So if pressure difference is larger and roof are weak, अगर pressure बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और roof अगर कमजोर हो जाएंगी तो वो साथ में हवा के बहकर चली जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। That is why it is safer to keep doors and windows of the house open during storms with high speed winds. अगर विंड बहुत तेज है तो आपको डोर, दरवाजे, खिड़कियां जो है वो इस तरीके से खुली रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि विंड जो है चारों तरफ से निकलती चली जाए, एक जगह ऐसा प्रेशर क्रिएट ना हो बंद होके तो छत को बहाकर ही साथ में ना ले जाए। नाउ व्हेन द सेम विंड्स मूव ओवर द रूफ्स थ्रू द हाउसेस, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द हाउसेस एंड ओवर द रूफ इज रिड्यूस्ड ड्यू टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब क्योंकि चारों तरफ से एग्जिट है, विंड हर तरफ से खिड़की से, दरवाजों से भी निकल रही है, तो अब उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाती है रूफ्स वगैरह और बहकर साथ में नहीं जाती है, ऐसे, है ना। सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट व्हेन हाई स्पीड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स दे आर समटाइम्स accompanied by thunder and lightning. Let us learn more about it. मतलब जब बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा, आंधी वगैरह जब आती है तो बहुत तेज बिजली कड़कती है, चमकती भी है, आवाज भी आती है, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं, आगे दिया हुआ है। स्टॉर्म्स यानी तूफान जो आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स जो बिजली कड़कती है, आवाज आती है, और चमकने का और जो बिजली चमकती है, तो उसके बारे में जानते हैं। ये गर्ल कह रही है, हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड सीन लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन? बारिश के समय में आपने थंडर का साउंड सुना होगा, है ना, बादल बहुत तेज गरजते हैं और लाइटनिंग, आपको चमकता हुआ भी बिजली आपको चमकती हुई दिखेगी आसमान में। तो दिस बॉय इज सेइंग यस, साउंड ऑफ थंडर इज सो फ्राइटनिंग, इतना डरावना साउंड होता है वो। यूजुअली देयर इज हैवी रेनफॉल टू, जब भी बिजली बहुत तेज कड़कती है तो बारिश जरूर होती है और वो भी बहुत हैवी रेनफॉल होती है,
बारिश बहुत तेज होती है. सो व्हेन लैंड गेट्स हीटेड द वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर राइजेस thereby creating a low pressure area. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो लैंड है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये गर्म होगी. गर्म होने की वजह से जो यहाँ हवा है, एयर है, वो भी कैसी होगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. गर्म हवा हल्की होती है, उसमें मॉइस्चर होता है और वो हल्के होने के कारण ऐसे ऊपर उठने लगती है. तो वही कहा है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर राइजेस, ऊपर उठने लगेगी और नीचे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, है ना. टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर. कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरियाज फ्लो टू टेक इट्स प्लेसेस. अब जैसे हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में देखा, अब यहाँ पर लैंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर है मान लो, तो अब क्या होगा, इसके आसपास का जो कम गर्म टेम्परेचर वाला एरिया होगा, मतलब जहां पे हाई प्रेशर होगा, तो वहां से विंड ब्लो होकर और ये लो प्रेशर एरिया में आने लगेगी, है ना. मान लो ये अर्थ है, यहाँ पे लैंड वाला पार्ट, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, ये वाला विंड ऊपर चली गई सारी, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया. अब आसपास जो हाई प्रेशर वाला एरिया है, तो हमने क्या पढ़ा, विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है. तो अब विंड जो है ये लो प्रेशर एरिया की तरफ चारों तरफ से बहने लग जाएगी. क्लियर है यहाँ पे आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होने लगेगा. दिस एयर इन टर्न गेट्स हीटेड एंड राइजेस. अब फिर से जो ये हवा यहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर यानी टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने आपको कहा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ लो प्रेशर है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है. अब ये जो विंड यहाँ पर गई, ये भी विंड फिर से गर्म होने लग जाएगी, है ना, और फिर क्या होगा, गर्म होके ये भी ऊपर उठने लगेगी. तो विंड का ये सर्कल चलता रहेगा, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आना, गर्म होना और फिर ऊपर उठना. ऐसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना, गर्म होना और फिर ऊपर उठना. क्लियर है. तो ऐसा एक आपको इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो. ओके, आगे दिया भी हुआ है. सो दिस रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन. इसी तरीके से विंड सर्कुलेशन होता है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने पर विंड जो है हीट होती है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और नीचे फिर से जो हाई प्रेशर वाला एरिया है वहां से विंड्स जो है वो लो प्रेशर की तरफ बहकर आने लगती है. ओके, तो ये क्या होता है, एक सर्कुलेशन होने लग जाता है विंड का, वही यहाँ पे बताया गया है. चलिए आगे रीड करते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स, या ये रहा, एज द राइजिंग एयर एक्सपेंस. अब क्या हुआ, अब नीचे लो प्रेशर था, ठीक है. अब एक डायग्राम से मैं समझाती हूँ, और इधर साइड में हाई प्रेशर है हर जगह मान लो. तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में आई, ठीक है. अब गर्म होके हवा ऊपर उठने लग गई. अब ऊपर क्या होगा, यहां पर आसमान में जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर एज कंपेयर टू ग्राउंड, ग्राउंड पे तो लो प्रेशर है, ये हमने देख लिया. यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, यानी हाई प्रेशर है. ठीक है, तो यहाँ विंड जो है ठंडी होने लगेगी, नीचे से गर्म होके गई थी, यहाँ ठंडी होने लगेगी. ठंडी होने के कारण विंड जो है एक्सपैंड करने लगेगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे फैलने लगेगी दोनों तरफ, चारों तरफ. ठीक, तो एज द राइजिंग एयर एक्सपैंड इट कूल्स एंड मॉइस्चर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट. अब ये जो विंड गर्म होकर गई थी, तो गर्म में मॉइस्चर था, भाप जो वेपर बन के जा रहा है, जो मॉइस्चर है वो भी ठंडा होगा. अब भाप जब ठंडा होता है, पतीले में आप पानी गर्म करते हो, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं. तो अगर इसके ऊपर ढक्कन आपने रखा हुआ है, ढक्कन हटाओ तो ये जो भाप है, जैसे ही ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन में से भाप पानी की बूंद बन के गिरने लग जाता है. वैसे ही इस पानी में जो भाप ऊपर गया है वो ऊपर ठंडा होके क्या होगा, कंडेंसेशन होगा. और कंडेंसेशन यानी पानी अब वाटर ड्रॉपलेट में भाप चेंज होने लगेगा, जिसके कारण से क्लाउड्स बनेंगे, बादल बनेंगे. और वाटर ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंद जो है एक के साथ एक मिलके थोड़ी बड़ी बनेंगी, और जब वो हैवी हो जाएंगी तो बारिश की तरह नीचे गिरने लग जाएंगी. मर्ज होते होते छोटी सी पानी की जो बूंद है वो आपस में मिलके एक वाटर ड्रॉपलेट बनेगी और बारिश की तरह नीचे गिरने लग जाएंगी. ओके, टू फॉर्म हैवियर ड्रॉप्स व्हिच कम्स डाउन एज रेन, हेल और स्नो, या बर्फ के फॉर्म में या पानी के फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएगी. ओके, आई होप इट इज क्लियर. पूरा एक साइकिल आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे विंड जो है वो राइज होती है और कैसे ऊपर उठती है और वहां ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं जब तक कि इतने बड़े ना हो जाएं कि वो बादल फॉर्म करके और नीचे फिर बारिश के रूप में गिरने लग जाएं. ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया था.
Now, the strong winds accompanied by rain is called storm. बारिश के साथ जो तेज हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? Storm कहते हैं. In hot, humid and tropical region like India, storms are more frequent. हमारे जैसा जो कंट्री है जिसका लोकेशन ट्रॉपिक्स में आता है, तो वहां पर ये जो storms जैसी कंडीशन है, आंधी तूफान आपको बहुत देखने को मिलेंगे. Then under certain condition, warm air rises to get heights that the low temperature where converts water droplets into ice particles. अब मैंने कहा गर्म हवा ऊपर जा रही है ना. अब ये इतना ऊपर चली गई है, यहाँ पे इतना लो टेम्परेचर है, नीचे तो टेम्परेचर ज्यादा था ना, तभी तो हवा गर्म होके ऊपर गई. अब ऊपर जाके इतना लो टेम्परेचर है कि वहां पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स, भाप बनने की जगह जो भाप से पानी बना था, वो आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. नाउ आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से आगे और अच्छे से समझाया गया है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, चलिए तो ध्यान से समझिएगा, फिर आगे पूरा रीड करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा. देखो हमने क्या कहा, जब विंड ऊपर जा रही है गर्म होके और इस तरीके से ठंडी विंड नीचे आ रही है, तो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं, टकरा रहे हैं. टकराने के कारण इनमें क्या डेवलप हो रहा है? चार्जेस बन रहे हैं. ठीक है, चार्जेस. अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, यानी आप अभी समझ लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन रहे हैं. अब इसमें क्या हुआ, जो क्लाउड्स होते हैं, जैसे ये जो बादल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैवी और लाइट पार्टिकल का रोल होता है. जैसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हैवी होते हैं. ठीक है, तो वो क्लाउड में नीचे आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस के साथ. और जो आइस पार्टिकल्स हमने देखे थे, जो आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस क्रिस्टल्स, वो हल्के होते हैं, तो वो ऊपर पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव के साथ चले जाएंगे. ठीक है, तो इसमें ये बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन होगा, चार्जेस का सेपरेशन होने लग जाएगा. ओके, हैवी पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव बन जाते हैं वो नीचे आ जाते हैं, नेगेटिव वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और पॉजिटिव वाले प्रोटॉन, और ये जो आइस क्रिस्टल्स वगैरह हैं वो ऊपर चले जाते हैं क्योंकि ये लाइट है वेट में. ओके, इतना आपको क्लियर है. अब धीरे धीरे क्या होता है, इनका साइज बढ़ता जाता है और ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन जो है और अर्थ के पास आने लगते हैं. अब क्योंकि अर्थ में, ये जो अर्थ है, जमीन वाला हिस्सा है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस नीचे आ रहे हैं, है ना. क्लाउड में नीचे नेगेटिव चार्जेस आते जा रहे हैं नीचे की तरफ. तो ये क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं. ठीक, तो यहां जो अर्थ में नेगेटिव चार्जेस पहले से रहे होंगे, क्योंकि ऊपर से भी नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो नेगेटिव वाले सारे को दूर धकेल दिया. ठीक है, अब कौन से बच गए अर्थ पे? जमीन पे पॉजिटिव. ठीक है, चाहे पेड़ हो चाहे जमीन हो, जो भी आसपास की चीज है, इस एरिया के आसपास की चीज है, उसमें ये जो प्लस वाले प्रोटॉन है वो चार्जेस करीब आने लगेंगे इसके नेगेटिव वाले के, और जो इसमें नीचे नेगेटिव वाले थे वो दूर जाने लगेंगे क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं. यहां तक क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको और याद होना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एयर क्या है, इंसुलेटर का काम करती है. ठीक है, एयर क्या है, नॉर्मल एयर, अगर मैं बोलूं नॉर्मल एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है. इंसुलेटर के बारे में आपने पढ़ा है, ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देती, कंडक्टर जो आसानी से जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, एयर क्या है, इंसुलेटर होती है. ओके, और इंसुलेटर के क्या एग्जांपल है, जैसे रबर, प्लास्टिक, है ना, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, जैसा मैंने बताया यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह गए हैं. क्यों? क्योंकि नेगेटिव को तो अपोजिट साइड में धकेल दिया है ना, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव थे, तो जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो वो दूर चले गए. अब पॉजिटिव वाले बच गए. अब दोनों कैसे चार्जेस हो गए, अपोजिट चार्जेस हो गए, है ना, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया. अब हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. इस बीच में क्या है, एयर है. तो एयर क्या है, नॉर्मली एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में मिलने नहीं देगी, है ना. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है एयर. लेकिन जब ये चार्जेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, इतने कि अब कंट्रोल में नहीं हो, तो फिर ये एयर की जो प्रॉपर्टी है कि एयर इंसुलेटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, वो जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है, जिसके कारण से चार्जेस अचानक से जंप करते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो क्लाउड में है, ये वाले जो
नेगेटिव चार्ज हैं, ये जमीन के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी तरफ तेजी से फ्लो करने लगते हैं और चार्जेस का सडन एक फ्लो आपको देखने को मिलता है और ब्राइट एक आपको लाइट फ्लैश देखने को मिलता है। ठीक है, चमकती हुई बिजली आपको देखने को मिलती है। जैसे तार आपस में टकरा जाए नेगेटिव पॉजिटिव तो कैसे चिंगारी जैसे दिखती है, सेम वैसा ही। तो आई होप यहाँ पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ में आई। तो चलिए अब इसको कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड ये मैं मिटा दूं, साथ साथ अभी मैं फिर बताऊंगी। अभी एक आइडिया मैंने आपको दे दिया ताकि बिल्कुल ही आपको अननोन ना लगे टॉपिक। चलिए, so strong winds blowing upward and downward facilitate rubbing between water droplet and ice particles. So strong winds ऊपर और नीचे इस तरीके से ब्लो हो रही है तो बीच में जो आइस पार्टिकल्स वगैरह जो है वो रब हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो अब आगे दिया है, you have learned in the chapter exploring forces that जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब होते हैं अगेंस्ट ईच अदर तो वो चार्ज हो जाते हैं। इस केस में जब ये विंड ऊपर और नीचे हो रही है तो इस केस में स्ट्रॉन्ग विंड जब ब्लो हो रही है अपवर्ड डाउनवर्ड तो रब कर रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं विद इन क्लाउड्स। बादल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड जो लाइटर आइस पार्टिकल्स हैं वो क्लाउड में अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ चले जाते हैं और अपर पार्ट क्लाउड का घेर लेते हैं, और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हैवी है तो लोअर पार्ट में आ जाते हैं क्लाउड के। इसकी वजह से चार्ज का सेपरेशन होता है बीच में। ठीक है, विद इन क्लाउड्स टेक प्लेस। Also, when negatively charged lower part of cloud move closer to the ground, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज जो ग्राउंड के पास आने लग जाते हैं हैवी होकर, तो जो ग्राउंड और आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ट्री हो गए या बिल्डिंग हो गए तो उनके पॉजिटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को रिपेल कर देते हैं। अब वैसे तो एयर जो नॉर्मली होती है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करती है, मतलब डज नॉट लेट अपोजिट चार्जेस मीट, जो नेगेटिव पॉजिटिव है उनको मिलने नहीं देती है। लेकिन व्हेन द बिल्डअप ऑफ चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, जब चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है एयर की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। अ सडन फ्लो ऑफ चार्जेस टेक प्लेस, अचानक से बहुत ज्यादा चार्जेस का फ्लो होने लगता है और एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, बिजली चमकना बोलते हैं, यहां आप देख भी सकते हो। ओके, सो लाइटनिंग कैन अकर एज अपोजिट चार्जेस कोलाइड विद इन क्लाउड बिटवीन क्लाउड्स। ठीक है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड, मतलब दो बादलों के बीच में भी टकरा रहे हैं अपोजिट चार्जेस तो भी हमें बिजली चमकती हुई दिखेगी, या फिर बादल और जमीन के बीच में टकरा रहे हैं तो भी। ओके, नाउ लाइटनिंग रैपिडली हीट्स अप द एयर अराउंड इट, जो भी बिजली चमकती है उसके आसपास की जो एयर है उसको तुरंत गर्म कर देती है जिसकी वजह से एयर एक्सपैंड होती है और एक लाउड साउंड आपको देखने को मिलता है जिसे थंडर का साउंड जो होता है वो कहते हैं। ठीक है, अ स्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। तो ऐसा स्टॉर्म, ऐसी आंधी जिसमें लाइटनिंग भी हो, मतलब बिजली भी चमक रही हो, बादल भी गरज रहे हो, तो उसे हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइटनिंग से कैसे जब बहुत तेज लाइटनिंग होती है तो आसपास की एयर हीट होती है और वो जो हीट वेव, बहुत गर्म वेव जो होती है वो साउंड वेव में कन्वर्ट होकर और हमको थंडर जैसा सुनाई देता है। नाउ अ स्टेप फर्दर, यहां दिया हुआ है आइसोलेटेड एंड लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म कैन समटाइम्स अकर इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग एरिया में, लोकलाइज्ड उस पर्टिकुलर एरिया में। थंडर स्टॉर्म के बारे में आपको बहुत बार इंडिया के अलग अलग रीजन में जानने को मिलेगा। सो ये जो थंडर स्टॉर्म है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे काल वैशाखी वेस्ट बंगाल में, बिहार में और झारखंड में कहा जाता है, बोरदोईसीला असम में कहा जाता है। दे अकर बिफोर अराइवल ऑफ मॉनसून, मॉनसून सीजन जब आने वाला होता है उससे पहले ये थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। देयर बाय हेल्पिंग खरीफ क्रॉप्स टू ग्रो, जो बारिश के समय जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इन्हें मैंगो शार कहा जाता है क्योंकि वहां पर मैंगो जो फल है आम, वहां पर पकने में मदद मिलती है इनसे, इन थंडर स्टॉर्म से। जो लोकल थंडर स्टॉर्म कर्नाटका में होते हैं वो कॉफी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग जगह पर रीजन वाइज थंडर स्टॉर्म के अलग अलग नाम है, या इसमें से आपके एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है लाइटनिंग, जो ये बिजली चमकती है ना, ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है। इससे फायर इग्नाइट होता है, बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, सीवर बर्न हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है ह्यूमंस और एनिमल्स की। सो हमें नेसेसरी स्टेप्स, प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके लाइटनिंग से। अगर लाइटनिंग है तो हमें
वाले जो टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहना चाहिए। लो लाइंग ओपन एरिया देखना चाहिए, खुली जगह जहां पे हम छुप कर बैठ कर दुबक कर बैठ सके। क्राउच डाउन, इस तरीके से झुककर बैठना चाहिए ताकि मिनिमाइज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। डू नॉट लाई डाउन फ्लैट, फ्लैट आपको लेटना नहीं है, कम से कम जगह आप जमीन पर स्पेस जो है ऑक्यूपाई करें, ऐसे बैठना है। अम्ब्रेला वगैरह हमें नहीं यूज करने चाहिए जिसमें मेटेलिक रॉड हो, क्योंकि मेटल है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्टिकल्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। इफ यू आर इन वाटर गेट आउट ऑफ इट, अगर आप पानी के पास हैं या पानी वाले एरिया में तो आपको वहां से दूर चले जाना चाहिए। इफ यू आर इनसाइड अ बस और अ कार यू आर कंपैरेटिवली सेफ, अगर आप बस कार के अंदर हैं तो आप लगभग एज कंपेयर खुले से ज्यादा सेफ होते हैं। नाउ एवर हर्ड ऑफ अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ मेटेलिक रॉड इंस्टॉल्ड अलोंग द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो इस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर उस पर इंस्टॉल किया जाता है। इसमें एक जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, ऊपर की तरफ पिन जैसा दिखता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज पॉइंटेड, दिस एंड इज केप्ट हायर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे इसे ऊंचा रखा जाता है। अदर एंड ऑफ द रॉड इज बरीड डाउन in the ground. The rod provide easy path for the transfer of electric charges into the ground. अब ये जो रॉड है ना ये इस तरीके से जमीन के अंदर होता है, दूसरा एंड इसका। तो जो भी अगर लाइटनिंग बिजली के कारण अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसमें आए हैं तो वो जमीन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और बिल्डिंग को उससे नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके के लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये हमारा साइक्लोन। इसे भी पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लो प्रेशर की। ठीक, वार्म जो वाटर होता है, समुद्र का पानी, वार्म वाटर, साइक्लोन कहाँ बन रहा है, वार्म वाटर के ऊपर, है ना। अब वार्म वाटर पे हमने देखा था कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वार्म वाटर है तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब प्रेशर कम होगा, यानी लो प्रेशर होगा। अब लो प्रेशर है तो सराउंडिंग में क्या है, हाई प्रेशर है ना। इसके आसपास क्या है, हाई प्रेशर है। अब इस सिर्फ 2 बार मैं हाई प्रेशर लिख रही हूँ, नहीं तो ये डायग्राम फिर बहुत ज्यादा आपको मैसी दिखने लगेगा। अब ये हाई प्रेशर है। अब विंड की मूवमेंट कैसी होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरीके से। ठीक, ये विंड मूव हो रही है, इस एरिया में विंड आती जा रही है ना। अब यहाँ क्या है, लो प्रेशर, यानी हवा गर्म होगी, गर्म होके हवा क्या होगी, ऊपर जाएगी, है ना। अब ऊपर जा रही है तो इस हवा में क्या क्या है, एक तो ये हीट है क्योंकि गर्म है, और प्लस इसमें मॉइस्ट यानी मॉइस्चर है। क्लियर हुआ, मॉइस्चर है तो मॉइस्चर यानी भाप बन के जा रहा है, तो यानी इवेपोरेशन, राइट। अब इसमें जब ये ऊपर गई, यहाँ पे आपने देखा था कि भाप जो है ठंडी होगी और वाटर ड्रॉपलेट बनेगा। ठीक है, अब वाटर ड्रॉपलेट किस प्रोसेस से बना, कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन यानी कि ठंडी हो रही है भाप, है ना। अब इस प्रोसेस में क्या क्या रिलीज हुआ, जैसे ये ऊपर जाते वक्त हीट और मॉइस्चर जा रहा था, तो जब ये मॉइस्चर जो है ठंडा होके वाटर ड्रॉपलेट बना तो इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर रिलीज हुई, एक तो वाटर ड्रॉपलेट और हीट और रिलीज हुई। ठीक है, हीट रिलीज हुई, हीट यहाँ पर लेके जा रहे थे, अब हीट यहाँ क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब जैसे जैसे हीट रिलीज होगी तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जब ये ऊपर जा रही है तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है, कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है। यहां तक आपको क्लियर है। अब हीट मिलने की वजह से ये जो हवा आ रही है नीचे से ये और ऊंची जाएगी, क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है इस प्रोसेस पे। यहां मैं ब्लू से लिख देती हूँ, हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो ये हीट जो रिलीज हो रही है, जैसे यहाँ हीट मिल रही थी नीचे तो हवा ऊपर उठ रही थी, अब यहाँ फिर से हीट मिल रही है, तो यहाँ पर जब हीट मिल रही है तो ये हवा भी, यहाँ पे जो हवा आ रही है वो भी ऊपर उठेगी। क्लियर है, हीट यहाँ पे क्योंकि रिलीज हो रही है तो इस जो हवा नीचे से आ रही है उसको हीट मिलने के कारण ये हवा और ऊपर राइज होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, फास्ट राइज होगी एयर, और ऊपर जाके राइज होने लग जाएगी। नाउ इसके कारण क्या होगा, यहाँ नीचे क्योंकि हवा बहुत तेज तेज ऊपर जा रही है, अब ये सब मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ, ये जो एयर का साइन है, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर और हीट मिल रही है तो हवा और तेजी से ऊपर जा रही है ना, तो नीचे और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसके कारण सराउंडिंग से हवा और ज्यादा इधर की तरफ आएगी, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनता चला जा रहा है। क्लियर हो रहा है, तो ये जो स्पेस खाली हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हवा ऊपर तेज जा रही थी, स्पेस कहां से भरेगा, हाई प्रेशर से एयर आके भरती जाएगी।
अब ये क्या हो रहा है, ये जो एयर इस तरीके से आ रही है, इधर से आ रही है और ये ऊपर इस तरीके से उठ रही है और ऊपर जा रही है ना। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी अर्थ क्या है, गोल गोल घूम रही है। तो ये हवा का साइन जो मैं सीधा बना रही हूं, सीधा ना जाते हुए ये इस तरीके से, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है साथ में, तो हवा भी इस तरीके से मूव होती है, ठीक है। तो इसी कारण से स्पाइरल जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसे हम साइक्लोन कहते हैं। ऐसे हवा जो है डिफ्लेक्ट होती है। अब कैसे क्या डिफ्लेक्शन होता है वो आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे। नदर्न हेमिस्फेयर में कैसे डिफ्लेक्ट होता है, मतलब विंड का जो डायरेक्शन है कैसे मूव होता है, या फिर सदर्न डायरेक्शन में कैसे होता है। बस अभी आप इतना जानिए कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो विंड का डायरेक्शन है डिफ्लेक्ट होने लग जाता है, ओके। और ये स्पिनिंग एक सिस्टम बन जाता है, इस तरीके से ऊपर उठती जा रही है हवा और ऐसा एक क्रिएशन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, ओके। तो ये पूरा फॉर्मेट है जो साइक्लोन डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। अब वो जो आगे पैसेज दिया हुआ है वो हम रीड कर लेते हैं, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। सो साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर। वार्म ओशन वाटर के ऊपर ये फॉर्म होते हैं साइक्लोन। बहुत ज्यादा विंड होती है इसमें, स्टॉर्म यानी आंधी जैसा होता है। एज द ओशन वाटर गेट्स हीटेड, ओशन का पानी जब गर्म होता है तो वार्म और मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर उठती है, इतना मैंने बताया। फिर जैसे ही मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्चर वाली हवा है, ऊपर उठती है, जो उसमें भाप है, वाटर वेपर है, वो कंडेंस होता है और रेन ड्रॉप बनने लग जाते हैं, ठीक है, ठंडा होकर। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जब ये हवा ऊपर जा रही थी तो इसमें वाटर टेक्स अप हीट टू चेंज इनटू वेपर। पानी जो नीचे से ऊपर जा रहा है भाप के फॉर्म में, तो पानी भाप में चेंज हुआ तो वो हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हीट लेता है और जब वाटर वेपर ऊपर ठंडी होकर पानी की बूंदें बन रही हैं, रेन ड्रॉप में चेंज हो रहा है, तो हीट क्या होती है, रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। दोबारा से वातावरण में हीट यहाँ पर रिलीज होती है ऊपर की तरफ, यही हमने देखा, जिसकी वजह से दिस कॉजेस फॉर द वार्मिंग ऑफ असेंडिंग एयर लीडिंग इट टू राइज इवन फर्दर। तो ये जो असेंडिंग एयर, ऊपर चढ़ने वाली हवा है, हीट मिलने के कारण और ऊपर राइज होने लगती है और जिसके कारण नीचे और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर, और ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण और भी एयर सराउंडिंग से, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन rushes in and it also start rising। फिर ये हवा भी यहाँ पे राइज हो, यहाँ पे आके और ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। अब अर्थ के रोटेशन के कारण ये जो मूविंग एयर है वो स्पिन करने लगती है इस तरीके से। यहाँ पर देखो, बीच में लो प्रेशर है, साइड में हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड आ रही है और ये रोटेट हो गई क्योंकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है उसके कारण। अब ये साइकिल रिपीट होते जाता है, हवा आती जाती है, फिर वो ऊपर ऐसे राइज होते जाता है और एक सर्कुलर इस तरीके का मोशन आपको देखने को मिलता है। सो रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर एरिया विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। यहाँ बहुत ज्यादा लो प्रेशर के कारण बहुत सारी हवाएं आने लगती है और ऐसे रोटेट होने लगती हैं। ये जो स्पिनिंग सिस्टम है क्लाउड्स का, विंड्स का और रेन का, इसी को क्या कहा जाता है, साइक्लोन कहा जाता है। आई होप साइक्लोन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इन अ साइक्लोन द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर इज द सेंटर। तो जो मैंने आपको अभी डायग्राम बना के बताया कि यहाँ पे लो प्रेशर है, इसी को क्या कहा जाता है, सेंटर या फिर आई ऑफ साइक्लोन। इसको आई कहा जाता है या सेंटर ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। एट द आई ऑफ साइक्लोन विंड इज काम। ये बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, विंड यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एकदम काम है, शांत है। आई वाले एरिया में कुछ नहीं है क्योंकि यहां से विंड रोटेट होके ऊपर स्पाइरल जैसे चली जा रही है। बीच में बिल्कुल जैसे स्प्रिंग होता है ना, वैसे बीच में कुछ भी नहीं है, एकदम काम है। बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। लेकिन आसपास का जो एरिया है वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और रेनफॉल होता है। एज अ साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। अब ये तो हम वाटर की बात कर रहे हैं, है ना, कि वार्म वाटर पे साइक्लोन बना। यहाँ जो लैंड वाला एरिया है तो ओशियन में साइक्लोन बना। अब ये लैंड की तरफ मूव हो रहा है, जैसे जैसे ये लैंड की तरफ मूव होगा इसमें विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। ये देखो लिखा है, एज अ साइक्लोन्स मूव फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड इट जनरेट्स हायर विंड स्पीड्स कंपेयर टू द विंड स्पीड्स प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर थंडरस्टॉर्म। अगर हम रेगुलर थंडरस्टॉर्म से कंपैरिजन करें तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही साइक्लोन जो है लैंड में रीच होगा, यहाँ पे टकराएगा अर्थ से,
धरती से सोर्सेज ऑफ मॉइस्ट एयर इज कट ऑफ। ये जो साइड से ये हाई प्रेशर से जो मॉइस्चर वाली हवा आ रही थी वो कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओशन में तो मिल रहा था चारों तरफ से, और वैसे ही क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली लॉस यानी खत्म हो जाएगी। ओके, ये वीक पड़ जाएगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो यही साइक्लोन का फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है साइक्लोन का। वैसे आप देखोगे तो इस तरीके से देखने को मिलता है ना, स्पाइरल जैसा फॉर्म होता है। सेंटर वाला जो एरिया है इसको यहाँ हाईलाइट करके दिया है, ये क्या है, आई ऑफ साइक्लोन, और इसके आइट साइड में विंड ऐसे ऊपर उठती रहती है। ठीक, तो ये डायग्राम है साइक्लोन का। नाउ even as a cyclone loses its strength while traveling over land, it leaves behind a trail of destruction that can take months or even years to repair. साइक्लोन अर्थ से जैसे ही टकराता है खत्म तो होने लगता है, लेकिन उसका जो नुकसान है, उसके कारण जो नुकसान होता है, महीनों लग जाते हैं उससे, सालों लग जाते हैं उससे उबरने में। साइक्लोन्स कैन बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एम्फन साइक्लोन 2020 में आया था, इसकी विंड्स की स्पीड थी 270 किलोमीटर per hour. Strong winds during a cyclone push ocean water towards the shore. अब जैसे यहाँ पर लैंड है, अब इधर से विंड के साथ साइक्लोन जा रहा थी, जो ओशन का पानी है, समुद्र का जो पानी है, इसको ये धरती की तरफ धकेलता है ना, अर्थ की तरफ धकेलता है, जिसके कारण क्रिएटिंग अ वॉल ऑफ वाटर, यहाँ पर पानी की एक वॉल बन जाती है बहुत ऊंची सी, मतलब बहुत ऊंची वेव्स आती है इस तरीके से 3 से 12 मीटर की। दिस सर्ज ऑफ वाटर कैन फ्लड कोस्टल एरिया, जिसके कारण पानी इतनी ऊंचाई से जा रहा है तो बहुत बड़े एरिया में फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। इवन एरियाज फार फ्रॉम सी, समुद्र से जो दूर वाले एरिया वहां तक पानी पहुंच जाता है ना। सो हैवी रेनफॉल विच accompanies a cyclone may cause rivers to overflow and can also trigger landslides. फिर ये जो हैवी रेनफॉल आ रहे हैं साइक्लोन के साथ साथ रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, नदियों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, लैंडस्लाइड्स होने लग जाते हैं। तो साइक्लोन से बहुत सारे प्राकृतिक आपदा जुड़ी होती है। सी वाटर दैट रशेज इनलैंड कैन कंटामिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स एंड डैमेज फार्मलैंड। अब समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो अर्थ पे जो मीठा पानी होगा, तालाब होंगे, अब क्योंकि समुद्र का पानी इधर गया, ठीक है, तो यहां मान लो कोई तालाब है, इसमें पीने का पानी है, तो समुद्र का पानी जाते ये पानी भी कैसा हो गया, कॉन्टामिनेट हो गया, खराब हो गया, और जिसकी वजह से खेतों में अगर ये नमक वाला पानी चला जाए, यहाँ खेत है तो फसल सारी खराब हो गई, राइट। तो सॉल्ट इन सी वाटर कैन मेक सॉइल लेस फर्टाइल, नमक जाके समुद्र में मिल रहा है तो उससे लेस फर्टिलिटी आ जाती है, इसकी वजह से क्रॉप्स इफेक्ट होते हैं। रोड्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस पर पेड़ गिर जाएंगे, कंकड़ पत्थर जो डेब्रीज वगैरह है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है जो हेल्प है, मदद पहुंचाना उस एरिया में, है ना, अफेक्टेड एरिया में हेल्प जो मदद है वो पहुंच नहीं पाती है। पावर आउटेजेस हो जाते हैं, मतलब पावर सप्लाई खत्म हो जाता है बहुत दिनों तक। इमरजेंसी सर्विसेज, डेली लाइफ की जो रोजमर्रा के काम है वो भी हमारे रुक जाते हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स, तो इस साइक्लोन से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स एंड पीरियोडिक अलर्ट्स एंड वार्निंग इशूड बाय IMD। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये समय समय पर नोटिस इशू करते हैं, वार्निंग्स देते हैं कि कब कहां पे साइक्लोन आ सकते हैं, तो इसे हमें अपडेट रहना चाहिए। थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स, जो ये सैटेलाइट्स वगैरह वो हमारी हेल्प करते हैं, जिससे कि टुडे वी कैन ट्रैक साइक्लोन एंड प्रिडिक्ट देयर पाथ। इससे हम ट्रैक कर सकते हैं कौन सा साइक्लोन कहां पर आने वाला है, कब आने वाला है, उनका रास्ता क्या है, कहां से जाकर वो लैंड पर टकराएगा, तो वहां पर हम रिड्यूस कर देते हैं इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों को सेफ जगह पहुंचा देते हैं ताकि नुकसान ना हो। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर टू मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। जो साइक्लोन से नुकसान होता है उसको देखने के लिए बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क करते हैं साथ में। इफ यू लिव इन साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे साइक्लोन बहुत ज्यादा आता है, तो आपको एक इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए जिसमें एसेंशियल आइटम्स हो, जिसमें जरूरी के सामान हो, ताकि जब साइक्लोन आए तो आप क्विकली मूव कर सके नियर बाय जो पास का साइक्लोन शेल्टर है, डिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया है, जहां पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। सो लेट अस रैप अप। हमने क्या देखा, साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, वार्म एयर ऊपर उठती है जिसकी वजह से नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कूल एयर लो प्रेशर की तरफ रश करती है, फिर वार्म एयर ऊपर उठते हैं और
ठंडी होती है फिर ये हवा, और वाटर वेपर कंडेंस होता है और क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पर। फिर बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड फॉल्स टू द ग्राउंड एज रेन, और ये जब पानी की बूंद बड़ी होती है तो ये बारिश की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाती है स्नो के फॉर्म में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है क्रिएट होते हैं क्लाउड्स में। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब मिलते हैं तो उससे लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग मेक occurs within a cloud, between clouds and between a cloud and the ground। मतलब लाइटनिंग जो होती है, बिजली चमकती है, या तो बादलों के बीच में भी हो सकती है, बादलों या फिर एक बादल के बीच में भी हो सकती है, और बादल और अर्थ के बीच में, ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म्स में डेवलप इनटू साइक्लोन्स। कुछ वेदर कंडीशंस ऐसे होते हैं जो अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले, उसमें साइक्लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो स्टॉर्म्स होती हैं, आंधी वगैरह जो होते हैं। ओके, तो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है। इसकी स्नैपशॉट यानी समरी देख लेते हैं चैप्टर की जो भी हमने पढ़ा। सो प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम पास्कल से भी डिनोट करते हैं, पीए लिखते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस जो है एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर कॉजेज विंड टू ब्लो। वार्म एयर राइजेस क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया। कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर रीजन मूव्स इनटू टेक प्लेस। ये मैंने आपको बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो हवा बहती है तो उसे हम विंड्स कहते हैं। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, वार्म एयर राइज होता है लो प्रेशर एरिया में, और जैसे यहाँ पर लो प्रेशर है तो सराउंडिंग से एयर आके इस एरिया को फिल करेगी। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो है फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म के लिए मॉइस्चर और स्ट्रॉन्ग विंड्स होनी चाहिए, तभी थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स अपवर्ड मूव करते हैं डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आइस पार्टिकल्स वगैरह रब होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, देन कॉजिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस टू डेवलप इनटू क्लाउड्स। कोलिजन होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन क्लाउड, या दोनों क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में, जिसके कारण से लाइटनिंग बनती है। लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है लाइफ और प्रॉपर्टी के। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये मॉनिटर करते हैं कॉन्स्टेंटली, हमेशा लगातार, साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म्स जो इंडिया में आने वाले हैं उनको। ओके, सो बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट समझे, आपको कैसे लगे प्लीज लेट मी नो। ओके, अभी जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है विद समरी, एग्जाम नोट्स और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एक और वीडियो मैं बना दूंगी। सो विल मीट वेरी सून विद दैट पार्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.